हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम रोज़ एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ संगीत शिक्षक डॉक्टर दीपक जी बादल हैं। दीपक जी बादल कोटा संगीत विद्यालय में शिक्षक के तौर पे हैं। हमने आज जो संगीत शिक्षा से जो युवा जुड़ रहे हैं, बालक जुड़ रहे हैं, वो एक रोजगार परक की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आज इनसे हम बखूबी से जानेंगे। आइए हम बात करते हैं बादल साहब से। दीपक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, आप कहाँ से हैं और इस व्यवसाय से आप कब जुड़े? मैं कोटा का ही रहने वाला हूँ। कुनाड़ी में मेरा घर है और मैंने आज के करीब 10-12 साल पहले संगीत सीखना शुरू किया जी। और प्रारंभिक शिक्षा कोटा से ही मैंने ली है। कोटा में मेरे गुरु श्री आदर्श सक्सेना जी रहे हैं, जो संगीत रिसर्च एकेडमी कोलकाता में स्कॉलर थे। मैंने प्रारंभिक शिक्षा वहाँ से ली और करीब 5-6 साल उनसे गाना मैंने सीखा है, शास्त्रीय संगीत। वर्तमान में मैं किराने घराने के मेरे गुरुजी पंडित हरीश तिवारी जी से शास्त्रीय संगीत सीख रहा हूँ, जो वर्तमान में दिल्ली में निवास करते हैं। संगीत से मेरा जुड़ाव स्पीक मैके एक संस्था है कोटा में जी। तो वो शास्त्रीय संगीत के काफ़ी प्रोग्राम किया करती है स्कूल्स कॉलेज में। और जैसे ये दशहरा मेला सीरीज़ जो होती थी सीवी गार्डन में, तो मैं वैसे ही वहाँ पे प्रोग्राम देखने जाया करता था। उस टाइम पंडित शिव कुमार शर्मा, हरि प्रसाद चौरसिया, राजन साजन मिश्र, पंडित बिरजू महाराज, अश्विनी भिड़े पांडे, तो बहुत सारे दिग्गज जो हमारे देश की धरोहर हैं शास्त्रीय संगीत की, उनको मैंने सुना। और उस समय मैं गाना मैंने सीखना शुरू ही किया था, तो मुझे उनसे बहुत ऐसे दिग्गजों को सुनने के बाद मुझे लगा कि मतलब गाना ऐसा सीखना चाहिए कि ऐसा गाना हमें भी आना चाहिए। शास्त्रीय संगीत जो जिस लेवल पे लोग बजा रहे हैं अभी, तो मैं उसकी तरफ थोड़ा झुका और मैंने कोटा में थोड़ा सा इस मामले में खोजबीन की कि कहाँ सीखना सही है या कहाँ गलत है और कैसे हम इसकी तरफ जुड़ सकते हैं। तो फिर मैं श्रीमान आदर्श सक्सेना जी से मिला, क्योंकि जैसे मैंने खोजबीन की तो मुझे मालूम चला कि वो पूरे देश में एक ही संगीत की रिसर्च एकेडमी वो कोलकाता में है। वो वहाँ के स्कॉलर हैं, लेकिन कोटा में ही निवास करते हैं। वो वहाँ रहते थे उस टाइम, तो जब भी वो छुट्टियों में आते थे मैं उनसे सीखता था। फिर जब उनकी वहाँ पे शिक्षा पूरी हो गई 2012-13 में, तो कोटा आए, तो फिर मैंने उनके घर जाके उनसे निरंतर संगीत की शिक्षा ली। और अभी वो देहरादून दून स्कूल में म्यूज़िक फैकल्टी हैं, तो कोटा से वो चले गए थे कुछ साल पहले। फिर उसके बाद मैं पंडित हरीश तिवारी जी, जो किराना घराने के हैं, उनसे अभी संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने पीएचडी भी की है जी। तो ये इस क्षेत्र में आपका जुड़ाव कैसे बना? पीएचडी का मेरा ऐसा था कि मुझे मतलब पढ़ाई तो करनी थी साथ साथ जी। क्योंकि मेरी 2012 में जॉब लग चुकी थी, आज के 10-11 साल पहले। तो जॉब लगने के बाद थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन हो गया था कि अपने हाथ में एक सरकारी नौकरी है। तो उसके बाद मैंने मेरी संगीत में एमए किया, तो और गाना भी निरंतर सीखना शुरू रखा और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में जाना या लोगों से मिलना, बातचीत करना, तो मेरा रुझान और बढ़ता गया। तो मुझे लगा कि संगीत में पढ़ाई मुझे पूरी करनी चाहिए।
फिर एमए के बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया, 2 बार मैंने नेट क्वालिफाई किया है। फिर मैं और आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे संगीत विषय में रिसर्च करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए। तो मैंने कोटा के ही हमारे डॉक्टर रोशन भारती सर, उनके सानिध्य में रह के मैंने कोटा यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर दीपक जी, आप राजकीय महात्मा गांधी संगीत विद्यालय में शिक्षक हैं जी। यहाँ जो जिले का शायद पहला संगीत विद्यालय होगा। जी जी। तो यहाँ की क्या व्यवस्था है? संगीत विद्यालय काफ़ी पुराना है, 1959 से जी। लगातार संचालित है अभी तक। तो ये एक्चुअली ये पहले झालावाड़ दरबार ने इसकी स्थापना की थी। जी। फिर कोटा मुख्य शहर होने के कारण ये स्कूल झालावाड़ से कोटा शिफ्ट किया गया। तो उस समय काफ़ी हमारे बुज़ुर्ग जो हैं कोटा के, यहाँ गाने बजाने वाले थे, जिनकी बदौलत ये स्कूल खुला और चलता रहा। और अभी राजस्थान का एकमात्र माध्यमिक स्तर का संगीत विद्यालय है ये। एक प्रारंभिक स्तर का है जो झालावाड़ में चलता है, और माध्यमिक स्तर का संगीत विद्यालय पूरे राजस्थान में सिर्फ कोटा में चलता है। बहुत खूब। इससे काफ़ी बड़े बड़े कलाकार हमारे स्कूल से निकले हैं। श्रेया घोषाल मैं जिनकी बात कर रहा था अभी, आदर्श सक्सेना जी, क्षितिज तारे, या जो भी पुराने यहाँ से कोटा से जो म्यूजिशियन निकले हैं, किसी न किसी सन में उनका यहाँ एनरोलमेंट रहा है, यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, या यहाँ के जो गुरुजन थे जैसे महेश जी शर्मा हैं, लखन जी मार साहब हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, और पुराने और भी लोग हैं, तो उन सब के केसरी लाल जी हैं। तो उस कहीं ना कहीं उनका बहुत योगदान रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है कि संगीत विद्यालय चल रहा है उन लोगों के आशीर्वाद से, और हम यहाँ सेवाएं दे रहे हैं अभी। डॉक्टर दीपक जी, वास्तव में जो यहाँ से विभूतियाँ निकली, आज वो देश विदेश में अपना नाम कमा रही है जी। तो इस राजस्थान का, जब आपने बताया पहला माध्यमिक विद्यालय है, तो यहाँ जो एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है सर? एडमिशन की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। राजकीय विद्यालय है तो सरकार के नियमों के अनुसार ही यहाँ पे एडमिशन मिलता है। वही 1 जुलाई से एडमिशन प्रारंभ होता है जो 30 सितंबर तक चलता है। उसमें एज की लिमिट थोड़ी यहाँ अलग है जो सामान्य विद्यालयों से। यहाँ 10 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक, मैक्सिमम 80 वर्ष तक आप यहाँ पे संगीत की शिक्षा ले सकते हो। एक्चुअली ये क्या है, निदेशालय शिक्षा बीकानेर द्वारा एक विशेष स्कूल का दर्जा इसको प्राप्त है। तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट वो आते हैं जो दिन में जॉब करते हैं। ये सायकालीन विद्यालय है। जैसे आप 10 से 5 जॉब करते हो, या आप स्कूल में पढ़ते हो सुबह, या कोई आप कोचिंग करते हो, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, या बैंक में जॉब कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपकी हॉबी संगीत है, आप संगीत सीखना चाहते हैं, या नृत्य सीखना चाहते हैं, तबला सीखना चाहते हैं, हारमोनियम सीखना चाहते हैं, तो शाम को इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, या वो बुज़ुर्ग हो, रिटायर्ड हो, तो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो एक ये विशेष स्पेशल स्कूल है जी। इस विद्यालय में राजस्थान का किसी भी ज़िले का विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है? जी, किसी भी ज़िले का विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है, लेकिन सरकार के नियमों के अनुसार ये है कि रेगुलर आपको स्कूल में आना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अगर बाहर का भी विद्यार्थी यहाँ अगर रेंट पे रहता है, कोटा में रह के यहाँ पढ़ाई कर सकता है। डॉक्टर दीपक बादल जी, इस समय कितने स्टूडेंटों की संख्या है? हमारे यहाँ वर्तमान में 293 बच्चों का नामांकन है, जिसमें गायन में 3 विधाएं यहाँ पे चलती है। संगीत के अंदर गायन, नृत्य और वादन, तो तीनों ही विधाओं में लगभग 293 बच्चे यहाँ पर हैं, जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों हैं। डॉक्टर दीपक जी, ज़्यादा रुचि संगीत में किस विधा में देखने को मिलती है आपको? भाई, लड़कियों की रुचि तो ज़्यादातर नृत्य में होती है।
नृत्य में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो नृत्य में लड़कियाँ काफ़ी होती है और लड़कों की रुचि ज़्यादा गायन में, या जैसे तबला प्लेयर ज़्यादातर लड़के होते हैं, तो तबला बजाना या हारमोनियम सिंथेसाइजर वगैरह सीखना। लड़कियों का स्ट्रेंथ उसमें है कथक में, और बाकी लड़कों का स्ट्रेंथ ज़्यादातर गायन और वादन में है। इसमें इस संगीत शिक्षा से जी। आज रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं देखा गया था, आज आप देख रहे हो, क्या स्थिति है बताइए। देखिए, संगीत में ऐसा है कि मेरी नज़र में, मतलब अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारे लिए एक संस्कृति का हिस्सा है, शास्त्रीय संगीत। जैसे हम बच्चा बड़ा होता है या घर में संस्कार मिलते हैं, उसको मंत्रोच्चारण भी आना चाहिए, पूजा पाठ या और भी क्रियाएं जो योग वगैरह करना, मेडिटेशन करना, हर चीज़ वो सीखता है। तो प्राचीन समय में ऐसा रहा होगा कि संगीत सीखना सभी के लिए ज़रूरी होगा। मतलब ये एक शिक्षा का, एक विद्या का एक हिस्सा था उस ज़माने में। और मुझे ऐसा लगता है कि भले ही आप इसमें व्यावसायिक रूप पे ना जाओ, चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, आप साइंटिस्ट बनो, टीचर बनो, लेकिन अगर आपको थोड़ी रुचि है, आपकी हॉबी आप समझते हो म्यूज़िक को, तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। इससे आपकी जीवन में अनुशासन आता है, बड़ों के प्रति सम्मान आपको मिलता है, आप देश की संस्कृति से जुड़ पाते हो, आप अपने देश को मतलब उसकी रेस्पेक्ट कर पाते हो कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ इतना बड़ा इसका हिस्सा है संगीत का। तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। और व्यावसायिक तौर पे भी देखें तो आप कॉलेज में जॉब कर सकते हो, या स्कूल टीचर में इसमें जॉब कर सकते हो, या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। थोड़ा सा मैं यहाँ पे राजस्थान की जो सरकार है उनसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि संगीत की जो वैकेंसी है टीचर्स की, उसको थोड़ा सा रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि राजस्थान में संगीत की वैकेंसी बहुत कम आती है। तो ये मेरा सरकार से आग्रह है एज अ म्यूजिक टीचर होने के नाते, क्योंकि बंगाल में, साउथ इंडिया में, या केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, दिल्ली में, यहाँ पे प्रॉपर म्यूज़िक टीचर मिलेंगे आपको हर स्कूल में। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। कुछ सेलेक्टेड स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ही म्यूज़िक टीचर हैं। जैसे कोटा में अभी वर्तमान में संगीत स्कूल, महारानी स्कूल और श्रीपुरा गर्ल्स स्कूल, सिर्फ 3 ही जगह संगीत शिक्षक काम कर रहे हैं, इतने स्कूल होने के बावजूद। तो मेरी सरकार से अनुरोध है, अपील है कि आप संगीत के शिक्षकों के लिए भर्ती को थोड़ा सा रेगुलाइज करें, ताकि बच्चे संगीत शिक्षक बन पाएँ और इस विधा को आगे बढ़ा पाएँ। बादल साहब, यहाँ जो संगीत विद्यालय, राजस्थान के कहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? राजस्थान के ज़्यादातर तो बच्चे यहाँ हाड़ौती के ही हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के। बाहर के, जैसे कि वही मैं जिक्र कर रहा था, जैसे कि श्रेया घोषाल के पिताजी इसमें RAPP राउत भाटा में थे, ट्रांसफ़र होके आए थे, उनका इसमें जॉब था सेंटर में, तो उन्होंने रावत भाटा से यहाँ एडमिशन लिया, और जब प्लांट की बस आती थी वो सीखने आती थी। ऐसे और भी बच्चे हैं, कोई जयपुर का होगा या कोई बाहर का है जो यहाँ जैसे जॉब कर रहा है, या ऐसे भी हैं जो एम्प्लॉय हैं, जैसे कोई अलवर के हैं हमारे विद्यालय में ही हैं, जो यहाँ पे एज अ मतलब कनिष्ठ लिपिक की जॉब कर रहे हैं स्कूल में, लेकिन उनकी हॉबी है म्यूज़िक, तो सीख रहे हैं। तो इसमें मतलब सब तरह के बच्चे यहाँ आते हैं और सब तरह के बच्चे यहाँ सीख रहे हैं। डॉक्टर बादल साहब, संगीत शिक्षा का वास्तव में उद्देश्य क्या है? संगीत शिक्षा का मेरे मायने में सबसे बड़ा उद्देश्य वही है कि अपनी चीज़ों को पहचानना और अपने कल्चर से या अपनी संस्कृति से जुड़ना। देखिए, हर तरह का म्यूज़िक है दुनिया में, रैप म्यूज़िक भी है, जैज़ म्यूज़िक भी है, वेस्टर्न क्लासिकल भी है, सब कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ही अच्छा है, लेकिन वो म्यूज़िक अपने जगह चल रहा है और वहाँ के लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो वो वहाँ के कल्चर का या वहाँ के देश का उससे नाम होता है। आज हम रैप म्यूज़िक सुनते हैं तो रैप म्यूज़िक लैटिन अमेरिका का संगीत है, तो अमेरिका का उससे नाम होता है, लेकिन वो म्यूज़िक आज इस ग्लोबलाइजेशन में या मल्टीमीडिया के ज़माने में हमारे तक पहुँचा है।
तो संगीत हमारा देश में जो शास्त्रीय संगीत है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसको सीख रहे हैं वो इसको ज़रूर सीखें, इसमें रुचि रखें, और जो नहीं सीख पा रहे हैं कम से कम सुनने की आदत ज़रूर डालें, सुनने की आदत, और एप्रिशिएट करना ज़रूर सीखें इसको। ऐसा नहीं है कि यार ये क्या चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, इसमें आलाप तान चल रहे हैं या कुछ ऐसी ऐसी बंदिशें होती है जो एक नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आती है, तो हम उसका मतलब मजाक ना बनाएं, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए हमें इस भारत के नागरिक होते हुए। तो बच्चे को अगर आप पढ़ाई के साथ साथ ये हॉबी की तरह करवा रहे हो तो भी ये बहुत अच्छा है। इससे बच्चे में अनुशासन आएगा, मेडिटेशन आएगा, उसके याद करने की क्षमता बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें जो संगीत से अपने आप निखरती है, वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसके व्यक्तिगत रूप में आपको दिखाई देगी। डॉक्टर दीपक जी, राजस्थान सरकार जी। की तरफ से जो शिक्षा विभाग है इसका, तो क्या उपकरणों की कमी है या क्या होना चाहिए? आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि ये? हाँ, हमारे विद्यालय में कुछ थोड़ी सी मतलब हमने अभी भी डिमांड की थी। एक तो हम बिल्डिंग हमारे लिए प्रॉपर नहीं है, हमारे स्कूल के लिए। हम मतलब सुबह दूसरा स्कूल चलता है, महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, और शाम को उसी बिल्डिंग में हमें उन्हीं के कमरों में जहाँ वो पढ़ते हैं तो उन्हीं के कमरों में हमें हमारा स्कूल चलाना पड़ता है। तो प्रॉपर हमारे लिए ऑफिस नहीं है, कमरे नहीं है प्रॉपर, एक हॉल नहीं है जहाँ बच्चों को हम नृत्य की शिक्षा दे सकें, और एक्चुअली कमरे नहीं है तो साज रखने की बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमारी हर क्लास के लिए तबला बाजा अलग से, हर क्लास का एक अलग साज है, तानपुरा है, गिटार है, तो उनको रखने के लिए काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि हमारा यहाँ ब्लड बैंक के पास काफ़ी बड़ा प्लॉट है जो संगीत विद्यालय के नाम रजिस्टर्ड है UIT द्वारा। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि अभी तो शिक्षा मंत्री भी हमारे कोटा जिले से हैं, तो कि संगीत विद्यालय के लिए एक अच्छी सी वहाँ बिल्डिंग बनाई जाए ताकि संगीत विद्यालय सुचारू रूप से वहाँ चल सके। डॉक्टर दीपक जी, स्टाफ की क्या स्थिति है आपके यहाँ? और भी स्टाफ की आवश्यकता है? हाँ, स्टाफ की देखिए, मैंने आपको बोला है कि संगीत में वैकेंसी बहुत कम है जी। तो और ऐसा है कि स्पेशल जो म्यूज़िक की वैकेंसी निकलती है वो 93 के बाद निकली नहीं है। तो अभी ऐसा है कि प्रॉपर म्यूज़िक की भर्ती नहीं है, तो जो पुराने टीचर हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं, और जैसे कि 2-4 हम जैसे युवा हैं या जो म्यूज़िक में जिन्होंने पढ़ाई की है वो लोग यहाँ व्यवस्थार्थ काम कर रहे हैं। तो स्टाफ की भी कमी है, उस पोस्ट खाली है म्यूज़िक की या डांस की और भी। तो मैं यही सरकार से मेरा फिर अनुरोध है कि म्यूज़िक की भर्ती को रेगुलाइज करें ताकि जो म्यूज़िक बच्चे सीख रहे हैं उनको संगीत में नौकरी मिल सके। डॉक्टर बादल जी, संगीत के कितने अंग होते हैं? कौन कौन से अंग होते हैं? संगीत की विधाएं सर हम 3 बता सकते हैं जी। नृत्य, गायन, वादन, ये 3 विधाएं इसकी है जी। जो तीनों ही संगीत से जुड़ी हुई हैं। इसमें सबसे मतलब सभी बराबर हैं वैसे तो, लेकिन ऐसा मानते हैं कि भगवान के पास या साधना के रूप में देखें तो गायन सबसे पास में है, क्योंकि गायन द्वारा हम अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं, एक्सप्रेशन द्वारा। वादन भी है, नृत्य भी है, तो ये 3 विधाएं हम संगीत में रखते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में। संगीत के रचयिता किसे मानते? संगीत के रचयिता तो हमारी माँ सरस्वती ही है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, सभी में ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि वही वीणा वादिनी है और वहीं से संगीत निकला है। संगीत में स्वर कितने होते हैं सर? देखिए, संगीत में 7 ही स्वर हैं पूरी दुनिया में जी। संगीत में 7 ही स्वर हैं, और इन्हीं 7 स्वरों से पूरा संगीत चल रहा है, चाहे वो भारतीय संगीत हो या वेस्टर्न संगीत हो या फोक म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, बस इन स्वरों पे ही टिका हुआ है। और सारे गम जो एक आपकी विधा है उसको किस तरह आप संगीत पे बच्चों को ढालते हो? हमारे जैसे कि शास्त्रीय संगीत में ऐसा होता है कि जो संगीत के स्वर हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है पहले अलंकार से शुरू होती है, जैसे कि उसको पहले हम सारे गामा पाधा नी सा
जी सिर्फ इसी का ही प्रैक्टिस अभ्यास करवाते हैं कुछ महीने तक, जी क्योंकि उसमें एक हर बच्चे का या लड़के का लड़कियों का अलग अलग स्केल होता है गाने का। जैसे कि उसको काली 4, काली 5 या काली 1, सी शार्प, ए शार्प ऐसे कुछ बोला जाता है वो संगीत की भाषा में। जी तो हमारा प्रारंभिक शिक्षा का स्तर यही है कि हम पहले बच्चे को अपने स्केल के अनुसार संगीत के प्रारंभिक जो अलंकार हैं जी उनका अभ्यास करवाते हैं। उसके बाद संगीत में हम रागों का अभ्यास उसको शुरू करवाते हैं। जी संगीत में बहुत सारी रागें हैं, राग भैरव है, तोड़ी है, मुल्तानी है, राग यमन है, बहुत सारी, मतलब अथाह समुद्र की तरह हैं ये रागें, तो इस नाम में नहीं गिना सकता इतने सारे। फिर उसके बाद उसकी शिक्षा यहाँ से शुरू होती है। अलंकारों के बाद एक एक राग का उसको अभ्यास करवाया जाता है। हर क्लास का या हर स्तर का अलग अलग एक पाठ्यक्रम होता है, उसके अनुसार उसकी शिक्षा चलती है। संगीत शिक्षा में सबसे शक्तिशाली राग कौन सी मानी जाती है? सारी रागें बराबर है, जी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हर राग को गाने के लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत है। आपको बहुत ही अनुशासन से गुरु के सानिध्य में, आपके गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ वो जो शिक्षा आपको दे रहे हैं, विद्या सिखा रहे हैं, तो वो आपको सीखनी पड़ती है और वो उसी तरह से उसको प्रेजेंट करना होता है जैसे गुरु ने आपको सिखाया है। तो सारी रागें बराबर है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये राग छोटा या बड़ा है। वो बात अलग है कि कुछ लोगों का राग कुछ पसंदीदा होता है या कुछ का दूसरा होता है। आज युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर दीपक जी कि संगीत के प्रति रुझान से, मतलब आपको आगे के रास्ते खुले हुए हैं, ऐसा आपका मानना है? हाँ, संगीत, देखिए संगीत, मैं फिर वही बात बोलूँगा कि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी न किसी रूप में। आप देखिए, आदमी कहीं ना कहीं संगीत से जुड़ा हुआ है इस दुनिया में, चाहे वो बाथरूम में गुनगुनाता हो, चाहे वो गाड़ी चलाते समय गुनगुनाता हो, चाहे वो लोक संगीत के माध्यम से, चाहे वो अपने जैसे कि शादी ब्याह में जो औरतें गाना गाती हैं वो गीत वगैरह उनके माध्यम से, या शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, फिल्मी संगीत के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से, संगीत की बहुत सारी विधाएं हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो संगीत से अछूता है इस दुनिया में। वो किसी न किसी रूप में संगीत सुनता है। वो उसका तरीका अलग हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो शास्त्रीय संगीत ना सुनता हो, वो फोक म्यूजिक सुनता हो, या वो कोई वेस्टर्न म्यूजिक सुनता हो, या फिर वो फिल्मी म्यूजिक सुनता हो, गज़ल सुनता हो। लेकिन संगीत की हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है। और उपयोगिता यही है कि आप जीवन में काफ़ी समस्याएं आपके साथ आती है और आप हर बार नए चैलेंज के साथ जीते हो, तो संगीत आपको एक आत्म शांति देता है, आपको जीवन में अनुशासन देता है, मेडिटेशन देता है। ऑटोमेटिक ये होता है। अगर आप थोड़े से परेशान हो, आप देखो कभी 5 मिनट का गाना आप चला के बैठ जाओ या सुन लो, जो आपका पसंदीदा गायक है या जो आप सुनते हो, तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ऐसा लगेगा कि आप रिलैक्स हो गए वो गाना सुन के। तो संगीत की जीवन में बहुत उपयोगिता है और व्यावसायिक तौर पे भी बहुत उपयोगिता। ऐसा नहीं है, जो लोग बहुत अच्छे लेवल पे संगीत जिन्होंने सीखा है या गा बजा रहे हैं, वो अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं है इस म्यूज़िक में। बहुत सारे म्यूजिशियन ऐसे हैं जो नौकरी नहीं करते, जॉब नहीं करते हैं, कोचिंग्स नहीं खोलते हैं, लेकिन वो कॉन्सर्ट्स इतने करते हैं, प्रोग्राम इतने करते हैं, और वास्तव में होते हैं प्रोग्राम। हम तो देखते हैं कि दशहरा मेला सीरीज जो हम करते हैं अपने कोटा में, या युवा उत्सव में जो होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती। कितने बड़े बड़े गायकों को हम यहाँ बुलाते हैं, या नृत्यांगनाओं को बुलाते हैं, या वादन कर रहे हैं उनको बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे प्रोफेशनल तौर पे भी लोग पैसा कमा रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और साथ में तो ये ज़रूरी है कि आप कि संगीत को किसी न किसी रूप में अपनाएं जीवन के लिए। डॉक्टर बादल साहब, स्वरोजगार से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है संगीत, ऐसा मान सकते हैं? स्वरोजगार से जुड़ने का बिल्कुल आपने सही कहा है। जैसे कि आज मैं संगीत सीख रहा हूँ, अब मेरी मान लो सरकारी नौकरी ना भी लगी तो मेरे को
मैं भजन गा सकता हूँ, मैं भजन संध्या में गाना गा सकता हूँ, मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ। तो मैं एक रोजगार उन्मुखी है ये संगीत। मतलब मैं अपना कमा के खुद इतना कर सकता हूँ कि मेरी गृहस्थी चले उससे। वो किसी भी रूप में मैं कर सकता हूँ। ये थे हमारे साथ संगीत शिक्षक डॉक्टर दीपक बादल जी। इनसे संगीत शिक्षा के बारे में आपको जानकारी मिली और साथ ही जो संगीत विद्यालय है उसमें क्या क्या विधाएं सिखाई जाती है इसकी जानकारी इन्होंने बखूबी से दी। दीपक जी हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद सर।